तो स्वागत करता हूं आप सभी को मैं अपने YouTube चैनल पर। और मेरा नाम श्रवण कुमार है और हम लोग अभी क्लास लेक्चर सेकेंड पढ़ने वाले हैं। और जिसने भी पहला लेक्चर नहीं देखा है वो पहले उस लेक्चर को देख ले। वैसे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि हम लोग बेसिक अभी पढ़ रहे हैं। आप लोग पढ़े होंगे क्योंकि हम लोग फर्स्ट लेक्चर में केमिस्ट्री क्या है और NCERT रिलेटेड जो है 1.1 जो है वो क्या था, हम लोग पढ़े थे इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री का महत्व या रसायन का महत्व। तो आज का जो टॉपिक हमारे होने वाला है वो है 1.2 द्रव्य की प्रकृति। क्या होने वाली है? द्रव्य की प्रकृति। तो द्रव्य की प्रकृति होता क्या है? तो ये द्रव्य जो वर्ड आ रहा है तो ये द्रव्य कुछ नहीं है, वो द्रव्य जो है ये हमारा मैटर ही है, यानी कि पदार्थ होता है। क्या होता है? पदार्थ होता है। तो पदार्थ आप लोग पढ़े हैं ना? हाँ, पदार्थ तो पढ़े होंगे क्योंकि 7th और 9th ये 2 क्लास में यहाँ पर पढ़े होंगे पदार्थ के बारे में। अभी जो भी चीज़ चलेगा आप चाहे तो 9th क्लास का फिर से कवर कर सकते हैं, वही टॉपिक चलने वाला है इसमें। बात समझ में आ रही बात? तो वही टॉपिक यहाँ पर कवर होने वाला है। तो हम लोग पहले जानते हैं द्रव्य क्या होता है। सिंपल सी भाषा अगर बात किया जाए, दुनिया में कोई भी चीज़ है वो सारे के सारे पदार्थ कहलाते हैं। अगर ब्रह्मांड की बात करें तो एक विकिरण को छोड़ के, विकिरण समझते हो? विकिरण क्या होता है? इससे पहले हम लोगों ने बताया था विकिरण के बारे में, अगर नहीं तो हम बता देते। सूर्य से निकलने वाली जो रे होती है उसमें बहुत सारा ऐसा रे है जो कि विकिरण के रूप में आता है हमारे धरती तक। तो उसमें कुछ होता है, जितना भी लाइट होता है हमारे तक जो पहुंचता है आंखों तक, ये विकिरण के रूप में पहुंचता है। तो यही हमारा विकिरण हुआ। आप लोग को क्लियर हो गया विकिरण क्या होता है? तो सिंपल सा पहले हम परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। परिभाषा है क्या? इसमें लिखा हुआ है, ये कुछ नहीं, ये कटा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरती है द्रव्य कहलाता है। तो वही परिभाषा जो हम लोग 7th 9th में दे रहे थे, परिभाषा कि पदार्थ हुआ है जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता हो उसे पदार्थ कहते हैं। सेम डिफिनेशन इसका भी वही है। बात क्लियर? तो पुस्तक, कलम, ईंट ये सारे के सारे क्या है? पदार्थ कहलाते हैं। तो पदार्थ होता क्या है पहले ये समझने की कोशिश कीजिए। पदार्थ होता क्या है? तो पदार्थ कहने का मतलब क्या है? आप जो भी आपके आसपास जो भी पदार्थ यानी वस्तु नजर आ रही है उसको देखिए। जैसे ये पेन है, तो ये जो हमारे पास जो पेन दिख रहा है तो क्या इसमें वेट है? हाँ, इसमें वेट है, यानी कुछ वजन है, द्रव्यमान है। और ये क्या स्थान घेरती है? हम जगह पे यहाँ पर रख दिए तो हमने देखा कि ये स्थान भी घेर रहा है। तो जैसे हमारे आसपास अगर एयर की बात करें, एयर हवा, तो क्या हवा में हवा तो हम देख नहीं पाते हैं, तो क्या वह एक द्रव्यमान है? उसमें द्रव्यमान है, सॉरी उसमें द्रव्यमान है। क्या वह एक पदार्थ है? हाँ है। जब हम उसको बैलून में उसको रखते हैं, एयर को, हवा को, तो देखते हैं कि उसका वजन बढ़ जाता है। अगर हम एक बैलेंस ले, एक बैलेंस रखें, एक वो फुला हुआ बैलून और एक विदाउट फुला हुआ बैलून को जब इसको बैलेंस करेंगे, तोलेंगे, तो देखेंगे कुछ जो है द्रव्यमान जिसमें हमने गैस भरा था वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? भारी हो जाएगा, कंपेयर टू जो फुला हुआ बैलून नहीं है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि हमारे आसपास जो भी कुछ नजर आता है वो सारे के सारे क्या है? द्रव्य है। तो एक शब्द ये आता है क्या? फीलिंग। फीलिंग मतलब भावनाएं। क्या भावनाएं द्रव्य होती है? तो हम बोलेंगे नहीं, भावनाएं जो होती है द्रव्य नहीं होते। सबसे पहले ये शब्द आता है कि भावनाएं में होता क्या है? तो भावनाएं में जो बोल सकते हैं ईमानदारी, सुंदर, प्यार, है ना? ये सारे के सारे जो वर्ड है ये हमारा क्या कहलाते हैं? भावनाएं कहलाते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या हम बता सकते हैं कि ये कितना भावनाएं हैं? इसका कुछ द्रव्यमान है या कुछ स्थान घेरती है? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हम जो है भावनाएं यानी कि ईमानदारी, ऑनेस्टी, बचपन, ये सब को हम जो है द्रव्य नहीं मानते हैं। बात समझ में आ रही बात? तो आगे की ओर बढ़ते हैं
तो आगे हमारा जो पॉइंट आता है वह है द्रव्य का वर्गीकरण। तो द्रव्य का वर्गीकरण, अच्छा एग्जाम्पल इसका देख लेना, कुछ भी हो सकता है, आपके नज़र में जो भी आ जाए वो सारे लिख देना है ना। इसमें हम लिख रखे हैं, इसमें हमने क्या लिखा है, पुस्तक, कलम, ईंट, ये सारे हमने लिखा है। अगला जो हमारा जो टर्म है वह है द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य का वर्गीकरण, तो द्रव्य का वर्गीकरण क्या होता है? तो द्रव्य का वर्गीकरण अगर जनरली हम देखा जाए तो द्रव्य का जो वर्गीकरण है बुक में हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है भौतिक वर्गीकरण और दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण और दूसरा हमारा है रासायनिक वर्गीकरण। तो एक और आता है जिसको बोलते हैं तापांतर। तापांतर क्या होता है इसी में हम पढ़ा देंगे थोड़ा सा, तापांतर वर्गीकरण क्या होता है, लेकिन हम लोग दो ही लेकर चलेंगे, लेकिन नॉलेज के लिए हम आप लोगों को बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास आता है द्रव्य की 3 अवस्थाएं, किसके आधार पर? ये भौतिक यानी फिजिकल स्टेट के आधार पर। किसके आधार पर? फिजिकल स्टेट के आधार पर द्रव्य को 3 भागों में बांटा गया है। ये हम लोग बेसिक क्लास में ही पढ़ चुके हैं, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इसमें बात यहाँ आता है सॉलिड को हम सॉलिड क्यों कहते हैं, लिक्विड को लिक्विड क्यों कहेंगे और गैस को गैस क्यों कहते हैं? इसका मेन रीजन है इनके बीच जो लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल। अंतराण्विक आकर्षण बल, यही अंतराण्विक आकर्षण बल अगर ठोस में देखा जाए कुछ इस तरह से, हम एक बॉक्स बना लेते हैं, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होता है काफ़ी क्या होता है, सटा सटा होता है, काफ़ी सटा सटा मॉलिक्यूल्स होता है, काफ़ी सटा सटा मॉलिक्यूल्स होता है। ये हमारा क्या हो जाता है, बोलेंगे ये हमारे पास ठोस होता है। इनके बीच जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर जो हम बता रहे हैं आपको, मॉलिक्यूल्स है दोनों काफ़ी सटा होता है। जैसे ईंट का देख ले या लोहा को देख ले तो इनका दोनों के जो मॉलिक्यूल्स है वो काफ़ी सटा रहता है। सिंपल सी बात कहें कि हम जो है रेलगाड़ी, कभी लोकल ट्रेन में आप लोग चढ़े होंगे तो वहाँ पर देखते होंगे कभी कभी ऐसा होता है कि सभी एक दूसरे के तक कसमकस हो जाते हैं, है ना। तो ना ही हम इधर हिल पाते हैं ना ही इधर डोल पाते हैं। तो इसका मतलब क्या, मान लो हम लोग उस वहाँ पर हमारे पास क्या, हम लोग उसके कोई भी ठोस का छोटा सा कण है, हम लोग छोटा कण यानी कोई भी पदार्थ उसका छोटा कण परमाणु होता है, ये आप लोग जानते होंगे बेसिक कला से। तो मान लीजिए छोटा जो कण है हम लोग परमाणु है। तो हम लोग जो है ट्रेन में गए तो हम लोग वहाँ पर परमाणु कहलाए। तो देखे भीड़ है, तो काफ़ी भीड़ है, तो हम लोग ना इधर हो सकते हैं ना उधर हो सकते, क्योंकि आने जाने का भी रास्ता ब्लॉक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो स्पेस था वो अणु से भर गया, यानी आदमियों से भर गया। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि उनके बीच जो है ना अणु जो होता है या परमाणु जो होता है काफ़ी सटा हुआ होता है। तो ठोस का एक प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से अंतराण्विक आकर्षण बल की वजह से, या बोल सकते हैं अंतराण्विक आकर्षण दूरी क्या होता है, कम हो जाता है। बहुत सारा इसका रीज़न है जो कि क्लास ऑफ 9 में ही पढ़े होंगे कि ठोस जो होता है एक्चुअली ठोस क्यों होता है। तो ठोस का एक ही रीजन है, उनके बीच जो मॉलिक्यूल्स होता है यानी कि परमाणु होता है वो दोनों काफ़ी सटा होता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर द्रव्य की बात करें तो द्रव्य क्यों होता है, तो वही बात है कि उसका जो मॉलिक्यूल थोड़ा हटा रहता है, ठीक है, कंपेयर टू ठोस। ठोस के तुलना में, किसके तुलना में, ठोस के तुलना में द्रव्य का जो परमाणु होता है उससे काफ़ी थोड़ा सा हटा रहता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर गैस की बात किया जाए, मान लो ये हमने गैस का बनाया, तो गैस का जो मॉलिक्यूल्स होता है कुछ इस तरह से होता है और ये रैंडमली जो होता है फ्री होता है, ठीक है। ब्राउनिंग गति इसमें होते रहती है। ब्राउनी गति क्या होता है ये आप लोग जानते होंगे कि टेढ़ी मेढ़ी जो गति होता है इसको, यानी कि ये फ्री होता है, इसके आसपास कोई ऐसा कण होता ही नहीं जिससे वो टकराए, दूर दूर पर आता है, ठीक है। तो इसी वजह से जो है ये गैस होता है। तो सिंपल सा बात है, एक वर्ड हमने पकड़ा जिसका नाम है अंतराण्विक आकर्षण बल। क्या नाम है? अंतराण्विक आकर्षण बल। अंतराण्विक आकर्षण बल
यही बल है जिसके कारण जो है कोई वस्तु ठोस है, कोई वस्तु द्रव है और कोई वस्तु गैस है। अब देखो इसी में अंतर भी हम बता सकते हैं। ठोस ठोस क्यों होता है? ठोस में जो होता है उसका जो है वह जो होता है बोल सकते हो उसके संपीडीय गुण असंपीडीय होता है, ये दबाता नहीं है। लिक्विड लिक्विड में बहाव होता है, बह जाने की प्रवृत्ति होता है ना। पानी ले लो, पानी को घोल्टा दो, क्या हो जाएगा? बह जाएगा। उसी प्रकार गैस, गैस तो हम देख ही रहे हमारे आसपास है। हम इतना बड़ा शरीर है, क्रॉस कर जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? ये अणु है और ये अणु है, काफी डिस्टेंस में रहता है, इसीलिए तो हम लोग आराम से चल पाते हैं। क्या आपने पानी में कभी चला है? हाँ चले हैं, लेकिन उसमें जो होता है हमें कुछ दिक्कतें होती। क्यों ऐसा दिक्कतें होती है? क्योंकि उसमें अंतराण्विक आकर्षण बल जो है, उनके बीच जो अणु है, अणु के कारण जो है हम उसमें चल नहीं पाते। वो हमें क्या करता है? थोड़ा सा चलने में तकलीफ देता है, यानी कि उसके जो आकर्षण बल जो है उस पर हमको रोकने की कोशिश करता है। बात समझ में आ रही बात? ये था द्रव की 3 भौतिक अवस्थाएं, जो कि आप जो है पढ़े होंगे बेसिक क्लास में भी। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे है जो हमने बताया था आपको, किसके आधार पर पढ़ेंगे? तापांतर के आधार पर। देखिए तापांतर के आधार पर वर्गीकरण। देखिए इसमें हम लोग पढ़े हुए, ये भी बेसिक क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। प्लाज्मा स्टेट, बीईसी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, और एक और है फेरमोनिक कंडेंसेट। ये शायद आप लोग नहीं पढ़े होंगे। फेरमोनिक कंडेंसेट होता है क्या है? तो ऐसे इसमें पूछने वाला है नहीं कुछ, बस हमें नॉलेज के लिए हमें इसको पढ़ना होगा। प्लाज्मा एक्चुअली होता क्या है? तो सिंपल सा, सबसे जो गर्म अवस्था होता है, जैसे सूर्य को बोल सकते हैं, सूर्य कितना गर्म होता है, तो उसमें जो है प्लाज्मा स्टेट पाया जाता है। तो प्लाज्मा के लिए बस इतना ही हमें याद रखना होगा, जो स्टार है, सूर्य है, समझ वाली बात। और इसे जो है आयनिक अवस्था भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आयनिक अवस्था भी बोलते हैं। बात समझ वाली बात? इसको जो है आयनिक अवस्था ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो है आयनिक अवस्था ही बोलते हैं। बात समझ वाली बात? आयनिक अवस्था क्या होती है? अब आती है बात, दूसरा नंबर हमारे पास है बोस आइंस्टाइन। तो बोस आइंस्टाइन जो होता है वो कैसा होता है? वो प्लाज्मा, अगर हम बोल सकते हैं प्लाज्मा हमारा क्या था? प्लाज्मा अगर सबसे गर्म अवस्था था, तो ये जो होता है सबसे ठंडी अवस्था होती है। और इसको बोला जाता है ठंडी अवस्था होता है, लेकिन ये पाया कहाँ जाता है? तो बोला जाता है कि मानव शरीर में बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट पाया जाता है। आपको ध्यान रखना होगा, कोई आपसे पूछ ले कि बताइए कि बीईसी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहाँ पाया जाता है, तो आपको क्या उत्तर देना होगा? आप बोलिएगा मानव शरीर में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। फेरमोनिक कंडेंसेट जो है ये क्या होता है, हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए फेरमोनिक जो होता है यह एक सुपर फ्लूइड चरण है जो कम तापमान पर फेरोमेनिक कणों द्वारा बनता है। कहने का मतलब ये हो गया कि सिंपल से ये होता है प्लाज्मा और बीईसी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बीच में ये पाया जाता है। ठीक है, और इसमें ज़्यादा पढ़ने वाली बात है नहीं कुछ। ठीक है, और चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम। अगला जो हमारे पास जो टॉपिक है एनसीईआरटी में ही, आपको शायद बुक में भी मिल जाएगा। तो बुक में जो है सिर्फ सिंपल सा ठोस द्रव गैस दिया हुआ है। क्या चीज़ दिया हुआ है? ठोस गैस। तो ठोस से जो द्रव बनता है गलन विधि द्वारा, और द्रव से जो गैस बनेगा वाष्पीकरण विधि द्वारा बनेगा। और जब हम इसका रिवर्स करेंगे, गैस से अगर द्रव बनाना है तो संघनन करेंगे, और द्रव से जब ठोस बनाएंगे तो जमना कहलाएगा। ठीक है, एक और है, वह है ठोस से अगर गैस बनाना है तो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा हम इसको बनाएंगे। ठीक है, ये छोटी सी बात है जो कि आप लोग 9th में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो एक बार हम आपको फिर से इसको अच्छे तरह से हम बता रहे हैं। ज़रा ध्यान से दीजिएगा, इसमें क्या लिखा हुआ है उसको हमें जानना है। तो देखिए यहाँ पर बात यहाँ पर चल रही है कि ठोस से द्रव बनने का। तो ठोस चीज़ है, कोई द्रव है, तो बुक में हमें पास दिया हुआ है कि यहाँ पर जो है दिया हुआ है
मेल्टिंग लिखा हुआ, यानी कि हम हीट देके, समझो बात को, हीट देके, मान लो कोई लोहा है, लोहा को हमें क्या करना है, लोहा को हमें क्या करना है, द्रव में बदलना है। तो क्या करना पड़ेगा, ठोस को हम हीट देंगे, यानी कि तापमान बढ़ाएंगे। तो बुक में इसमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, तापमान, तापमान बढ़ा के, ठीक है, तापमान बढ़ा के, ठीक है। ये एरो ऊपर दिए, इसका मतलब इंक्रीज होता है, क्या होता है, इंक्रीज, बढ़ना, ऊपर की ओर बढ़ना होता है, ठीक है। तो हम लोग जो है तापमान को ऊपर बढ़ा के, समझ वाली बात, तापमान है ऊपर बढ़ा के, कोई दिक्कत। अब देखो, अब जैसे ही हम अगर बात करें गैस से, अगर हमें द्रव से ठोस बनाना है, बात समझ वाली बात, गैस से हमें द्रव और द्रव से हमें ठोस बनाना है, तो क्या करना होगा, तो उसमें दे रखा होगा कि तापमान को कम करके, समझ वाली बात, तापमान को कम करके। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि उसको छोड़िए, आप यहाँ पर जो वर्ड है, इस वर्ड को थोड़ा ध्यान में दीजिए, ये होता क्या है। देखो, ठोस है तो ठोस को गलाएंगे तो हमारे पास द्रव में बन जाएगा, याद हुआ। ठोस अगर कोई चीज़ है, उसको अगर हम द्रव बनाएंगे तो उसको गलाना पड़ेगा। तो गलेगा कैसे, तो गर्म करके हम गला देंगे, सिंपल सी बात है ना। मान लो हमारे पास बर्फ है, तो बर्फ ऑटोमेटिक क्या होता है, बर्फ हमारे पास जो ऑटोमेटिक पिघल गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो टेम्परेचर जो था, हमने क्या किया, उसको खुला में छोड़ देने पर क्या होता है, धीरे 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 पिघल जाता है। इसका मतलब टेम्परेचर उसमें धीरे धीरे बढ़ रहा है, इस वजह से क्या होता है, वह जो होता है द्रव में बदल जाता है। और मान लो अगर हम उसमें गैस चढ़ा दे, गैस पर पानी उज रख दे, तो वही जो बर्फ था क्या हो जाएगा, गैस में बदल जाएगा। सिंपल सा मेथड है। अब देखो कोई गैस है, तो गैस धीरे धीरे धीरे, जैसे बादल को देखो, तो गैस क्या होता है, धीरे 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 ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद क्या होता है, वो संघनन हो गया, यानी कि संघनन, घन मतलब बादल, घन मतलब बादल, तो बादल के रूप में बन गया। तो बादल कैसा होता है, बर्फ का गोला होता है, यानी पानी 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 होता है, ठीक है। तो गैस संघनन करके द्रव बना दिया, और द्रव फिर हम क्या करते हैं, अब द्रव ले लो, पानी लिए, फ्रीज में घुसा दिए, जमा दिए, तो फ्रीजिंग कर दिए, ठीक है। तो अगर हमें पानी को, मम्मी बोली पानी लो और फ्रीज में डाल दो, क्या हो जाएगा, फ्रीज में जम जाएगा। क्या जमेगा, वही जो पानी था, पानी जम गया, और आराम से पियो गर्मी के मौसम में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो एक और टर्म है, वह है ठोस से द्रव बनना, या सॉरी, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होना। अगर कोई चीज ठोस है, ठोस से अगर हमें गैस में बदलना है, तो इसका एग्जाम्पल होता है नौसादर, ठीक है, या फिर कपूर। कपूर बेस्ट एग्जाम्पल है, पूजा घर में होता है तो मम्मी बोलती होगी कपूर जला देना, तो हम तो कपूर जलाने बैठे, तो फिर क्या हुआ, हमने जैसे ही कपूर जलाने बैठे तो क्या देखे, हमने देखा कि वह जो है सीधे के सीधे क्या चीज में बदल गया, सीधा उड़ गया। अब बोले कोई चीज गर्म कर रहे थे, जैसे लोहा है, लोहा को जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, लिक्विड बनता है, मतलब द्रव में, और ये क्या हो गया, ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित हो गया। यानी कपूर बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर मम्मी बोलती है कि कपूर को जलाओ, तो हम तुमसे पूछेंगे कपूर तो जला, जलने के बाद क्या वो द्रव में परिवर्तित हुआ, तो आप बोलेंगे नहीं, वो क्या चीज में परिवर्तित हो गया, गैस में। तो क्या इस एग्जाम्पल को हम क्या बोलेंगे, इस एग्जाम्पल को हम क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या हुआ, कोई ठोस चीज था वो सीधा गैस में परिवर्तित हो गया, तो इसी को बोला जाता है ऊर्ध्वपातन, ठीक है। एक्चुअली ये अंधेरा हो गया है, थोड़ा सा लाइट यहाँ पर चली गई है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ाते हैं। तो आगे हमारे पास जो है वह क्या है, आपको हम बताते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण। द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण क्या होता है, तो ध्यान देने वाली बात है, अभी तक हम लोगों ने भौतिक परिवर्तन को देखा, भौतिक अवस्था को देखा। अब जो है हम लोग देखने वाले हैं द्रव का रासायनिक वर्गीकरण, यानी कि रासायनिक अवस्था, यानी कि अवस्था इसको नहीं बोलते हैं, ये एक रासायनिक वर्गीकरण होता है, केमिकल बोल सकते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने द्रव लिखा है। द्रव को दो भागों में बांटते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, प्योर सबस्टांस, और हिंदी में होता है, ठीक है, शुद्ध पदार्थ और दूसरा है अशुद्ध पदार्थ, प्योर सबस्टांस और इम्प्योर सबस्टांस। कोई दिक्कत,
नहीं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर हम लोगों ने पदार्थ जो है, शुद्ध पदार्थ जो है, शुद्ध पदार्थों को 3 भागों में बांटते हैं। पहला है तत्व, दूसरा है अणु, तीसरा है यौगिक। पहला क्या है? तत्व, दूसरा क्या है? अणु, तीसरा हमारा क्या है? यौगिक। बात समझ में आ रही बात? तो तत्व को भी हम 4 भागों में बांटे हैं। तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा और आगे भी पढ़ते आ रहे होंगे कि तत्व को कितने भागों में बांटते हैं? तत्व को जो है हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? तत्व को 3 भागों में बांटते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक एक्स्ट्रा लिए हैं जिसका नाम है रेडियो एक्टिव तत्व। ये भी इसी के अंदर आता है। धातु, अधातु, उपधातु और रेडियो एक्टिव तत्व। यौगिक को 2 भागों में बांटा गया, कार्बनिक और अकार्बनिक। ठीक है, अगर इसको अच्छा से पढ़ना है ना, ऐसे तो हम पढ़ा ही रहे हैं, आप एक बार 9th का भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि इधर जो है अशुद्ध पदार्थ क्या होता है? तो अशुद्ध पदार्थ जो होता है इसको मिश्रण बोलते हैं। और मिश्रण 2 प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। फिर समांगी मिश्रण में होता है विलयन होता है, और विषमांगी मिश्रण में कोलाइड और निलंबन को रखा गया है। बात समझ में आ रही बात? तो अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यही है कि आगे एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला ये जो टर्म आता है वह होता है तत्व क्या कहलाता है। तत्व क्या होता है? तो तत्व जो हमारा होता है ऐसे शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। बात समझ में आ रही बात? तत्व क्या होता है? तत्व ऐसे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो ये वर्ड जो हम सुन रहे हो, एक ही प्रकार के परमाणु, इसका मतलब क्या हुआ? तो देखो, जैसे कि हम आपको बोल रहे हैं कि जैसे लोहा ही ले लो या सोना ही जाते, सोनार बिना जाते, हम क्या बोलते हैं कि इसमें कोई मिलावट नहीं होना चाहिए, शुद्ध सोना दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? हम अपने शब्द में कहने का मतलब ये हुआ कि ये सोनार, अगर तुमको सोना देना है तो सिर्फ और सिर्फ इसका जितना भी मॉलिक्यूल्स है, जिस चीज से वो बन रहा है उसका बड़ा रूप हुआ है। तो इसका मतलब छोटा रूप क्या होता है? तो यहाँ पर एक लाइन लिखा, तत्वों का इकाई परमाणु होता है। यानी कि तत्व जिस चीज से मिलकर बना होता है उसको परमाणु कहते हैं। तत्व जिस चीज से मिलकर बना होता है उसको क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो जितना भी तत्व है वो सभी जो है परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है उसमें जो है जो परमाणु है, जैसे सोना का परमाणु है, सोना का ही परमाणु उसमें रहेगा। ऐसे नहीं कि एल्युमिनियम या फिर तांबा के उसमें मिक्स कर देंगे, तो मिक्स कर दिए तो वो क्या हो गया? वो तत्व नहीं कहलाएगा। तत्व का मतलब ही होता है प्योर, मतलब कोई मिलावट नहीं, कोई दूसरा कुछ उसमें नहीं घुसेगा। बात समझ में आ रही बात? तो तत्व मतलब ऐसे शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तत्व का इकाई परमाणु होता है। और एक बात याद रखने वाली यहाँ पर बात यह है कि तत्व एक तत्व जो होता है लाखों अरबों खरबों एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ये बात समझ में आ रही बात? वो चाहे तत्व की हम बात करें तो तत्व एक परमाणु से नहीं बनता है, वो लाखों करोड़ों अरबों खरबों क्या चीज से? परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसका एग्जाम्पल होता है Au लोहा, सोना, एल्युमिनियम, Fe। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। तत्व क्या होता है? सिंपल से कोई पूछे तत्व क्या होता है तो तत्व हमें बताएंगे कि ऐसे शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे हम क्या कहेंगे? तत्व कहते हैं। बात समझ में आ रही बात? देखो, तत्व को जो वर्गीकरण किया गया था, वैसे देखा जाए अभी तक जो है 121 तत्व ज्ञात है। अभी तक कितने तत्व ज्ञात हैं? 121 तत्व ज्ञात है। अभी तक 121 तत्व ज्ञात है। लेकिन पीरियोडिक टेबल में जो हम लोग जो देखते हैं 118 तत्व को ही देखते हैं। कितने तत्व को देखते हैं? 118 तत्व को ही देखते हैं। समझ में आ रही बात? अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है, ये सारे तत्व को जो है 118 तत्व को कहाँ रखा गया है? पीरियोडिक टेबल में रखा गया है, आवर्त सारणी में रखा गया। कहाँ रखा गया है? कहाँ रखा गया? आवर्त सारणी।
आवर्त सारणी में रखा गया है। किसको रखा गया है? किसको रखा गया है? तो ये जो रखा गया है, जितने भी तत्व हैं सभी को आवर्त सारणी में रखा गया है। क्लियर? तो इसमें 4 भागों में हमने देखा था, 4 भागों में बांटा था। धातु, धातु क्या होता है? वैसे तो धातु का हम डिफिनेशन बहुत तरह से देख सकते हैं, लेकिन धातु के बारे में हम पढ़ते चले जाएंगे। वे धातु वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। तो ये आगे पढ़ेंगे। जैसे हम लोग पढ़े थे NaCl, तो N हम लोग जो पढ़े थे, ध्यान देना, हम लोग पढ़े थे NaCl, तो Na पर प्लस चार्ज होता है और Cl पर माइनस, Cl पर माइनस। ऐसा क्यों? Na पर प्लस, तो यहाँ पर ये प्लस क्यों आया? तो वही चीज़ यहाँ पर परिभाषा लिख रखा है। धातु वे तत्व है जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे हम धातु कहते हैं। तो धातु में यहाँ पर देखो, इन दोनों में Na और Cl में कौन धातु हो गया? सोडियम हुआ या क्लोरीन हुआ? तो हम बोलेंगे Na प्लस चार्ज है, तो इसलिए सोडियम जो गया धातु हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया। तो मतलब ये हुआ कि सोडियम जो है हुआ क्या किया? एक धातु को, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। इलेक्ट्रॉन को त्याग करना, तो दूसरा बात ये बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन को त्याग करना धातु कहलाता है। अब देखो, धातु के बारे में हम समझ में आ गया, लेकिन इसका कुछ गुण भी है, प्रॉपर्टी है, या बोल सकते इसके बारे में कुछ बातें। तो पहला बात, फर्स्ट बात, धातु चमकदार होती है। कैसी होती है? चमकदार, यानी चमकती है। समझ में आ रही बात? दूसरा बात धातु क्या होती है? वो तन्य होती है, तन्य होती है। इसे तार पीट कर तार बनाया जा सकता है। ठीक है, इसका गुण है। ये धातु का, ये जो धातु है, ये विद्युत का, किसका? विद्युत का क्या होता है? चालक होता है। विद्युत का चालक होता है। कौन? धातु। ये सारे इसका गुण है, और भी बहुत सारे गुण है। हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे धातु और धातु, याद है? आप लोग पढ़ के आ चुके हैं। धातु होता क्या है? समझ वाली बात? आप लोग पढ़े हैं क्लास 10th में। धातु और अधातु क्या आता है, वहां से आप लोग इसको कवर कर चुके होंगे। ठीक है, अब दूसरा आता है अधातु। अधातु क्या आता है? जस्ट इसका अपोजिट कह सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को लेता है। जैसे Cl माइनस हो गया, एक कर्जा ले लिया, किसी से लिया? अधातु। Cl को किसी से लिया है ना, ये चोरी करके लाया है किसी से एक इलेक्ट्रॉन। तो हम बोलेंगे कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के ऋणायन बना लेता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? ऋणायन बना लेता है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अधातु बोलते हैं। जैसे हीलियम, नियोन, ठीक है, आर्गन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, फूफा, कल, ब्रेड, इमली लाएं, ठीक है, आटा लाएं। समझ वाली बात? मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे के सारे क्या हैं? वे सारे के सारे हैं, वे अधातु कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। बात समझ में आ रही बात? अधातु क्या होता है? अधातु क्या होता है? बात समझ में आ रही बात? चलिए आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है उपधातु। उपधातु क्या होता है? ध्यान देने वाली बात है। ऐसे तत्व जो धातु तथा अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, जिसका एग्जाम्पल है सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये आपको याद होगा, हम लोग पढ़े थे क्लास 10th में, जरूर पढ़े होंगे। नहीं पढ़े होंगे तो आप ध्यान ले लीजिए। आप बताते हैं सिलिकॉन कहाँ यूज होता है। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, आज जो मोबाइल है, मोबाइल इतना आधुनिक क्यों हो रहा है? सिलिकॉन के कारण ही हो रहा है। इसमें ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि ये धातु भी होता है और अधातु भी आता है, जो कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में हलचल मचा रखा है। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स जो है किसकी दुनिया में? ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में कौन? सिलिकॉन। कौन? सिलिकॉन जो है वो जो है पूरा तहलका मचा रखा है। अब देखो सोलर प्लेट में किसका उपयोग किया जाता है? यही सिलिकॉन का ही इस्तेमाल होता है। किसमें? सोलर प्लेट में। सोलर प्लेट देखना, जो लाइन जो बीच बीच में बना रहता है, वही हमारा होता है सिलिकॉन। बात समझ में आ रही बात? तो इसको ध्यान में रखने वाली है कि उपधातु कहाँ होता है। तो कोई पूछेगा उपधातु क्या आता है? मोबाइल देखो, मोबाइल जो बना हुआ है उपधातु का ही खेल है। इतना छोटा इक्विपमेंट हो गया, पहले इतना बड़ा बड़ा टीवी होता था। तो जब से सिलिकॉन का ज़्यादा यूज करने लगा वैज्ञानिक लोग, तब से उपकरण जो धीरे धीरे छोटा हो गया, और भी छोटा होगा। ठीक है, अब आगे हमारा होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में सबसे पहले किसने? मैडम क्यूरी ने बताया था। ठीक है,
तो ये जो होता है ऐसे भारी तत्व जो अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्पत्ति करते हैं तथा नए नए तत्वों का निर्माण करते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है? ये भारी तत्व होते हैं और ये जो होता है अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जित करते हैं। ये क्या होता है? रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट होता है अल्फा बीटा गामा किरणों के उत्सर्जित करता है, इससे निकलता है और ये नए नए तत्वों का निर्माण करता है। समझ में आ रही बात? तो ये था हमारे कुल मिलाकर तत्व का प्रकार। आगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, ध्यान देने वाली बात है, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे ध्यान से देखिए। अगला जो हमारे टॉपिक है वह है कंपाउंड। कंपाउंड क्या है? नाम इसको कहते हैं कंपाउंड, हिंदी में यौगिक। यौगिक किसे कहते हैं बताओ? तो यौगिक सिंपल से बात कर दो, कुछ शुद्ध पदार्थ का है। क्या है? शुद्ध पदार्थ का रूप था, है ना? शुद्ध पदार्थ का। देखो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है, शुद्ध पदार्थ मतलब ये हो गया अब इसमें दो या दो से अधिक, ध्यान देना हमने क्या लिखा? दो या दो से अधिक शुद्ध तत्वों, कह सकते शुद्ध तत्वों, क्या तत्वों से, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है उसे यौगिक कहेंगे। यौगिक किसे कहेंगे? या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर कैसा मिलेगा? एक निश्चित अनुपात में मिलेगा, है ना? जैसे अगर मान लो कार्बन, हम बोलेंगे 5 भाई कार्बन, और 5 भाई कार्बन हुआ, चलो 6 भाई कार्बन हो गया, और हाइड्रोजन 6 भाई हुआ, दोनों भाई मिल गया, तो इसका बेंजीन का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया? बेंजीन का निर्माण हो। इसका मतलब जब भी बेंजीन बनेगा, देखो बात को पकड़ो, यौगिक क्या कहता है? यौगिक कहता है हम तो बनेंगे तत्व से ही। हम किससे बनेंगे? तत्व से ही बनेंगे, लेकिन हमारे पास जो तत्व आएगा वह एक निश्चित अनुपात में आएगा। फिर उसको किसी भी विधि के द्वारा उसको अलग नहीं कर सकते हैं। एक बार यौगिक बन गया सो बन गया, उसके बाद ना ही ये अलग होने वाला है। कौन? बात को समझ मारी बात कौन? तो हम बात कर रहे हैं इसकी यौगिक का। तो यौगिक का जो है, जैसे वाटर क्या आता है? वाटर है H2O। फार्मूला क्या है वाटर का? ध्यान देना, वाटर का फार्मूला है H2O। H2O है पानी, तो इसमें देखो हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो हाइड्रोजन बोला कि मैं 2 भाई हूँ, और ऑक्सीजन बोला मैं 1 भाई हूँ। तो पानी बोला कि चलो काम तो बन गया, हाइड्रोजन 2 हो और ऑक्सीजन 1 हो, तो मिल जाओ आपस में और क्या बना दो? पानी। अब जैसे मान लो हाइड्रोजन 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हुआ, तो ये दोनों मिलने की कोशिश करेगा तो क्या बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसका सूत्र जो होता है, इसका जो अनुपात होता है 1:8 होता है। कितना होता है? 1:8। कैसे? इसका आणविक भार निकालेंगे, आगे आपको बताएंगे। आणविक भार निकालने के लिए हाइड्रोजन कितना होता है? हाइड्रोजन का 1 होता है, यानी 2 है, तो यहाँ 2 हो गया, और ऑक्सीजन का होता है 16 होता है। कितना होता है? 16, 8 दूनी 16। इसको काट दो तो ये हो गया 2 एकम 2 और 8 दूनी 16। इसका अनुपात हो गया 1:8। 1:8 जो कि हमने यहाँ पर मेंशन किया है। तो कहने का मतलब यह हो गया कि जब भी यौगिक का निर्माण होगा वह जो होगा यौगिक का जो निर्माण होगा 2 या 2 से अधिक, परिभाषा सुन लो एक बार फिर से, 2 या 2 से अधिक तत्वों का एक निश्चित अनुपात में मिलना यौगिक कहलाता है। और इस यौगिक को किसी भी साधारण या किसी भी रासायनिक विधि द्वारा हम इसको अलग नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही बात? इसको हम यौगिक कहेंगे। क्या कहेंगे? यौगिक। यौगिक जो होता है इसको कितने भागों में बांटा गया है? यौगिक को जो है बांटा गया है 2 भागों में। यौगिक के कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। पहला है कार्बनिक। पहला क्या है? पहला है अकार्बनिक। पहला क्या है? अकार्बनिक। पहला है अकार्बनिक। पहला क्या है? अकार्बनिक। दूसरा क्या है? कार्बनिक। पहला क्या है? अकार्बनिक। तो अकार्बनिक क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो अजैविक पदार्थों से प्राप्त होता है, अकार्बनिक कहलाता है।
तो दूसरा आता है कार्बनिक। ऐसे पदार्थ जो जैविक पदार्थों से मिलकर बना होता है उसे कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड आया है जिसका नाम है, ध्यान देना, इसका यहाँ पर एक वर्ड आया जिसका नाम है अजैविक। अजैविक मतलब होता है निर्जीव। निर्जीव वस्तु यानी निर्जीव से जो स्रोत से प्राप्त होता है, जैसे पृथ्वी के भूगर्भ से जो प्राप्त होता है उसे हम अजैविक कहेंगे। बात समझ हमारी बात। जो धरती के तल्ले यानी निर्जीव वस्तु से जो प्राप्त होता है उसको हम क्या कहेंगे, अजैविक कहेंगे। जबकि जैविक किसे कहेंगे, जैविक हम बोलेंगे जो पेड़ पौधे यानी सजीवों से प्राप्त, सजीवों से जो प्राप्त होता है, जीव जंतु पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाले, है ना, प्राप्त जो होता है उसको हम कार्बनिक बोलेंगे। इतना बात समझ में आ रही बात। आई होप आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। क्लियर। चलिए अगला हमारा जो प्रश्न है वह है अशुद्ध पदार्थ क्या है। क्या चीज, अशुद्ध पदार्थ क्या है। तो हम लोग पढ़ेंगे अशुद्ध पदार्थ में मिश्रण, मिक्सचर किसे कहेंगे। तो दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो उसे मिक्सर कहते हैं। समझ में आ रही बात। किसी भी अनुपात में मिला देंगे। तो इसका एग्जाम्पल है चीनी, पानी, नमक, नींबू। ले लो, जैसे मान लो दालमोट कभी खाए हो। दालमोट में देखो एगो बादाम कभी कभी मिल जाएगा पैकेट में, कभी दो बादाम मिलेगा, कभी कुछ मिलता है। मतलब बादाम की संख्या कम रहता है, ठीक है। किसी में एक भी चला जाता है, इसमें निश्चित नहीं होता है। हो सकता है उसमें दाल होता है, झिलिया होती है, ठीक है, किशमिश होता है। तो उसका क्या फिक्स होता है नहीं। तो इसीलिए तो उसको इंग्लिश में मिक्सचर कहते हैं। एक मिक्सचर देना, दुकान में जाते हो क्या होता है, मिक्सचर देना। तो मिक्सचर में क्या होता है, दो से अधिक होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ तो मिला होता है, लेकिन उसमें जो है कोई भी अनुपात निश्चित नहीं होता। और इसको अलग आराम से कर सकते हैं, किसी भी विधि द्वारा हम अलग कर सकते हैं। इसका अलग करने का बहुत सारे विधि हम लोग क्लास 9 में अच्छे से पढ़ा हुआ है, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं ना कहीं मिलेगा, आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मिश्रण को दो भागों में बांटा गया है। पहला है समांगी मिश्रण, दूसरा है विषमांगी मिश्रण। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। समांगी नाम से स्पष्ट, समांगी समान, अंग मतलब जिस मिश्रण का प्रत्येक अवयव समान रूप से मिल जाए या मिला हो उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे पानी और नमक, अगर पानी और नमक का जो हम अगर मिश्रण तैयार करते हैं तो पानी और मिश्रण का जो अगर हम पानी में, समझ आ रही है, तो नमक को मिला देंगे तो नमक हमको पता ही नहीं चलेगा, समान रूप से मिल जाता है। किस रूप से मिल जाता है, समान रूप से मिल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के मिश्रण को हम क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण कहेंगे। याद रहेगा। पानी यानी शरबत, सिंपल से शरबत में देखो हमने क्या किया, शरबत में उसमें चीनी डाले, यानी पानी में चीनी डाले तो चीनी कहाँ गया, गायब हो गया। तो समान रूप से उसका जो समान एक जो अवयव था उसमें मिल जाता है, ठीक है। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, कि जो पानी प्लस नमक, जिसको हम शरबत भी बोलेंगे, वो समांगी मिश्रण है। अच्छा, समांगी आगे चलकर हम इसको विलयन के रूप में पढ़ते हैं और क्लास 12 में विलयन का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, इसीलिए विलयन को जरूर पढ़िएगा, ठीक है। आने वाला समय में हम पढ़ेंगे विलयन को विस्तार रूप से, इसलिए हम यहाँ पर विलयन को बारे में ज़्यादा नहीं बताने जा रहे, ठीक है। समझ वाली बात। विषमांगी मिश्रण, तो विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, जिस मिश्रण के प्रत्येक अवयव समान रूप से नहीं मिलता हो उसे विषमांगी, जैसे बालू प्लस नमक, इसको बोलते हैं विषमांगी मिश्रण, ठीक है। इसको दो भागों में बांटते हैं। इसको कितने भागों में बांटते हैं, इसको हम दो भागों में बांटते हैं, ठीक है, दो भागों में। पहला होता है कोलाइड, क्या होता है, कोलाइड। और दूसरा क्या होता है, पहला कोलाइड हुआ और दूसरा हमारा हो गया निलंबन, ठीक है, निलंबन, कोलाइड और निलंबन। इसको भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो हम लोगों ने आज जो है पदार्थ के बारे में पढ़ा, पदार्थ को विस्तृत रूप से हम लोग पढ़े हैं। तो पदार्थ क्या होता है, और शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार आप वीडियो को देख लीजिएगा। और ये जो है हमारे पास पूरा नोट्स है, आपके लिए ये सारे नोट्स हम लोग तैयार कर रहे हैं और आप लोग के लिए ही आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जब एक बार हम पूरा पढ़ा देंगे तो इसका जो है लिंक जो है, इसको PDF बना के हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे हम आप लोगों के लिए जो भी चीज़ लिख रहे हैं, एक एक चीज़ लिख रहे हैं, और यही चीज़ आप राइट डाउन भी कर सकते हैं, आप नोट्स के रूप में भी तैयार हो जाएगा। बात समझ में आ रही बात। तो रही बात अब 1.2, हम लोगों ने आज जो है
एनसीईआरटी हम लोग एनसीईआरटी 1.1.2 को कवर किया है। तो आज का जो लेक्चर था 1.2 हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो हम लोग फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।